आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा रहे हैं, उसमें ये हमारे को जो लॉ ऑफ डिमांड है उसी में हम करा रहे हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डिमांड से अलग होंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 72 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक पुस्तक लिखी। तो इसके ऊपर मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो फेमस बुक्स हैं या फेमस राइटर जो हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं या फेमस बुक्स के कौन कौन से राइटर हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पुस्तक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। बहुत ही फेमस किताब है वैल्यू एंड कैपिटल। और ये वैल्यू एंड कैपिटल जो बुक है इसके जो राइटर हैं वो हैं J.R. हिक्स। तो 72 का जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो डी बैठेगा। यानी कि आप याद रखिएगा कि वैल्यू एंड कैपिटल बुक का जो राइटर है वो J.R. हिक्स है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, किस राइटर ने कौन सी किताबें लिखी हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि खाद की मांग आय बेलोच होती है। यानी कि जो फूड ग्रेन होता है उसकी जो मांग होती है वो आय बेलोचदार होती है। तो देखिए आप याद रखिएगा कि आय का और लोच का, मांग की लोच का जो संबंध है वो बनाने का जो काम है वो किया है हम आपके एंजिल ने। जैसे एंजिल वक्र हम निकालते हैं तो वो एंजिल वक्र क्या बताता है, हमारी आय का और मांग के संबंध को दिखाता है। तो जो खाद्य वस्तुओं की मांग आय बेलोच होती है, इसके बारे में जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन किया है वो एंजिल ने किया है, जिसको आप एंजिल नियम के नाम से भी जानते हो, जिसमें उन्होंने सामान्य वस्तु घटिया वस्तु का एंजिल कर्व बना के दिखाया है कि किस तरीके की जो मांग होती है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। तो एंजिल का आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मांग सिद्धांत का क्रमिक विकास का शिनाख्त कीजिए। देखिए ये ऑलरेडी हमने वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ है कि किस किस क्रमिक में विकास हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले आया है आपका उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण जो कि मार्शल की थ्योरी पर बेस्ड है, जिसको कि आप क्रमवाचक उपयोगिता के नाम से भी जानते हो। क्रमवाचक उपयोगिता की गणना, जो क्रमवाचक है उसकी आलोचना की थी हिक्स ने। और हिक्स ने जो डेवलप किया है वो है अनादिमान वक्र, उदासीनता वक्र, जिसको कि आप तटस्थता वक्र कुछ भी आप कह लो। अनादिमान वक्र की आलोचना की थी जिसको हम बोलते हैं प्रकट अधिमान सिद्धांत। प्रकट अधिमान सिद्धांत। उसके बाद आया प्रकट अधिमान सिद्धांत जो सैमुअल्सन का है। और सैमुअल्सन के सिद्धांत के बाद हिक्स ने अपने ही इंडिफरेंस कर्व को बदल के एक नया बनाया जिन्होंने कहा मांग का तर्क संगत सिद्धांत। रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बताया। और लास्ट में जाकर जब जैसे जैसे डेवलप होता है उसे बोलते हैं अनिश्चितता वाला सिद्धांत। अनिश्चितता एवं रिस्क, जोखिम। तो इस तरीके का क्रम एक विकास है। यानी कि अगर आप क्रम इस क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले मार्शल का मांग सिद्धांत जो है वो नंबर 1 आएगा, दिस वन। उसके बाद अनादिमान वक्र आएगा। उसके बाद आपका स्वप्रकाशित, ये ना प्रकट अधिमान सिद्धांत को ही बोला गया होगा, स्व अधिमान सिद्धांत। यानी कि इसके अंदर जो आएगा वो तीसरा आएगा। और क्रमिक सिद्धांत जो है मांग का मंद अधिमान क्रम सिद्धांत, जो मांग का क्रम तर्क सिद्धांत है, क्रम तर्क सिद्धांत है, वो आपका नंबर 4 पर आएगा। यानी कि इस हिसाब से देखेंगे तो ए पहले आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे सटीक आंसर बैठेगा। इसके अलावा कोई आंसर इसका सटीक नहीं बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। इसके अंदर आपको क्या किया है, कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, सिद्धांत के राइटर दिए हुए हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि इस राइटर का निर्माण किसने किया। इसका आंसर भी देखिए हमने आपको पिछली बार में दे दिया है। हमने आपको बताया था कि जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है, प्रकट अधिमान सिद्धांत, उसको बनाने का काम किया है सैमुअल्सन ने। प्रकट अधिमान सिद्धांत को बनाने का काम किया सैमुअल्सन ने। इसके अलावा जो अनिश्चितता वाला है उसका किया है जॉन वॉन और म्यूगन मॉर्गस्टन ने। इसके अलावा तटस्थता वरीयता, इसके अलावा जो आपने देखा है, एक मिनट बेटा,
हाँ ये तो हो गया आपका, मांग का प्रकट हो गया सिद्धांत इसने किया। इसके अलावा मांग का गणनावाची जो सिद्धांत है, यानी कि मांग में जिसमें आप गणना कर सकते हो, वो किया है आपने मार्शल ने। और तटस्थता वरीयता सिद्धांत इसका किया है हिक्स ने। तो इसका मतलब फर्स्ट का जो सबसे फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो मांग का गणनावाची उपयोगिता का किया है मार्शल ने, तो यहां पे नंबर 2 आ जाएगा। वरीयता सिद्धांत यानी कि प्रकट अधिमान सिद्धांत का जो किया है वो किया है सैमुअल्सन ने, यानी कि 4 आ जाएगा। 2, 4, 1, 3, 1 and 3। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो जो सबसे सटीक बैठेगा वो आपका थर्ड बैठेगा। इस तरीके के आंसर करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्चुअली नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से कर पाओगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि श्रम के लिए मांग व्युत्पन्न मांग होती है, यानी कि जो श्रम की मांग है वो एक तरीके से व्युत्पन्न मांग होती है। क्यों होती है व्युत्पन्न मांग? देखिए व्युत्पन्न मांग क्या होती है, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। व्युत्पन्न मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग यानी कि जब एक किसी वस्तु की मांग होती है, वस्तु की मांग होती है, तो उसी वस्तु से संबंधित साधनों की मांग हो जाती है। जैसे मान लीजिए एसी की मांग है, एसी की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है, तो जो एसी मैकेनिक हैं उनकी मांग भी बढ़ जाएगी। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो एसी की मांग है वो है हमारी प्रत्यक्ष मांग, और जो एसी ठीक करने वालों की मांग है उसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग। यानी कि व्युत्पन्न मांग किस पर निर्भर करती है? व्युत्पन्न मांग डिपेंड करती है वस्तुओं सेवाओं की मांग पर। अगर वस्तुओं सेवाओं की मांग ज़्यादा होगी, मान लीजिए किसी मौसम में गर्मी पड़ी ही नहीं, तो ऐसे मौसम में क्या होगा? ऐसे लोग जो एसी ठीक करने वाले उनकी मांग ही नहीं होगी। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं जिनका उत्पादन करने से श्रम मदद करता है की मांग, बिल्कुल सही बात है, यही वजह है। यानी कि ऐसी वस्तुओं सेवाओं की मांग जिनको श्रम मदद करता है। इसके अलावा श्रम और उत्पादन के अन्य कारकों के बीच प्रतिस्थापन की डिग्री नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्रम की मांग की लोच, ये भी नहीं। उत्पादन के अन्य कारकों की मांग, ये भी नहीं। केवल आंसर जो है 76 का वो बिल्कुल सही माना जाएगा, ए। 77 की बात करें तो बिल्कुल वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मांग सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित सिद्धांतों का उदय का समय के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले ये वाला है, फिर ये वाला, थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से आप इसे क्रमबद्ध कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा हमारा थर्ड, फिर आएगा हमारा फर्स्ट। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सबसे सटीक आंसर बैठा है। यानी कि 77 का आपको डी आंसर बताना है, जो कि सही माना जाएगा। यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप का है। सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है? इस तरीके का, इस तरीके का सप्लाई कर्व है, ऐसा। तो सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप का है, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से जो आपूर्ति है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इसमें कोई तरीके का डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर तो आपको एक बार में बता देने हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है, कौन सा ऐसा कथन सत्य है, मतलब सत्य के बारे में बताना है। सत्य कथन का मतलब है कि आपको यह बताना है कि इसमें से किस किस का आंसर सही है, किस किस का आंसर गलत है। यदि वस्तु की मांग अधिक होती है तो साधनों की मांग कम होगी। अरे भैया अधिक होगी ना यार, ठीक है जी। यदि वस्तु की मांग अधिक होती है तो साधनों की मांग अधिक होगी, ये सही है। यदि वस्तु की मांग कम होती है तो साधनों की मांग अधिक होगी, ये गलत है। यही सही माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मांग होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है, और जो व्युत्पन्न मांग होती है उस साधनों की मांग जो होती है वो वस्तुओं की मांग पर डिपेंड करती है। यानी कि वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी तो साधनों की मांग भी ज़्यादा होगी। अगला कह रहा है कि मांग में संकुचन कब होगा। देखिए मांग में संकुचन के लिए आवश्यक है कि कीमत के घटने से मांग में वृद्धि हो और कीमत के बढ़ने से मांग में कमी हो, इसे कहते हैं मांग में संकुचन। यानी कि इस स्थिति में अगर आप देखोगे तो संबंधित वस्तु की वजह से ये नहीं होता, अन्य वस्तुओं की वजह से भी नहीं होता, उपभोक्ता की संख्या में कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है, हालांकि इसमें से मेरे हिसाब से तो कोई भी सही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी चुनना हो तो मैं इसको चुनूंगा, 80 के बी को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि देखिए समझ लीजिए एक बार, संबंधित वस्तु का मतलब यहाँ तो इन्होंने बताया है पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु, उनको संबंधित वस्तु बोलते हैं। यहाँ पे अन्य वस्तु बोल देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखिए क्वेश्चन ही गलत है। अब क्वेश्चन गलत है, उसका सही आंसर कौन सा दिया जाए यही समझ में नहीं आ रहा।
इसलिए मेरे हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बोलना है तो मैं कह सकता हूं कि ये संबंधित वस्तु ना रहे तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही रह सकता है, यानी कि 80 का बी जो है या तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या हो सकता है क्वेश्चन ही गलत आया हो। 81, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आएगी। इसको मांग में संकुचन बोलते हैं। मांग में संकुचन का क्या मतलब है? मांग में संकुचन का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, मान लीजिए प्राइस 100 रुपये पर क्वांटिटी 100 है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मांग में कमी आएगी। सब जानते हैं, आप भी, मैं और मैं भी। तो इसको आप बोलते हो क्या? मांग में संकुचन। क्या बोलते हैं इसको? मांग में संकुचन, यानी कीमत के बढ़ने से मांग का घटना मांग में संकुचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं गिरता है। ठीक बात है, वस्तु की जो मांग है वो सामान्यतः दाएं से बाएं गिरता है। क्यों गिरता है? देखिए, ये मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है ऐसा। इसकी 5 वजह हैं। नंबर 1, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। दूसरा, आय प्रभाव। तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। चौथा, उपभोक्ता की संख्या। और वस्तु के प्रयोग। ये 5 वजह हैं इसकी, जिसकी वजह से मांग वक्र गिरता है। लेकिन ये कह रहा है कीमत में परिवर्तन से आय प्रभाव धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो देखिए, आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये सही है। लेकिन ये इसका तर्क नहीं है, ये तर्क गलत है। तर्क गलत है। जैसे कहीं मान लीजिए कोई पूछता है कि मेरा नाम क्या है, तो मैं कह देता हूं कि जी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन तर्क नहीं है ना ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये जो तर्क है ये गलत है, हालांकि दोनों चीज़ें सही हैं। तो इसका मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन जो तर्क है वो गलत दिया है। तो इसका मतलब इसका जो बी पॉइंट है वो सही है। तो देखिए, ये जो तर्क है ये गलत है। तो अगर आप मान लीजिए किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को तभी आप सॉल्व कीजिए जब आपको कंसेप्चुअली नॉलेज हो। पहले आप सॉल्व कीजिए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रैंडमली आप कितने एमसीक्यू याद कर लोगे, कितने क्वेश्चन याद कर लोगे। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट ये करूंगा कि आप पहले कंसेप्चुअली मजबूत बनिए। जब तक आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको यही नहीं पता होगा व्युत्पन्न मांग क्या होगी, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। व्युत्पन्न मांग क्या होती है हमने ऑलरेडी बता दिया, उत्पादन के साधनों की मांग ही व्युत्पन्न मांग होती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता। मांग में जो खिसकाव होता है वो कीमत के अलावा अन्य कारणों से होता है, अतिरिक्त अन्य कारणों से। खिसकाव का क्या मतलब है कि कीमत के समान रहने पर मांग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, उसको बोलते हैं मांग में खिसकाव। यानी कि किसकी वजह से नहीं खिसकता, तो मांग में वस्तु की कीमत की वजह से मांग खिसकता नहीं है, बल्कि मांग में संचलन होता है। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, स्थानापन्न वस्तु का मूल्य, पूरक वस्तु का मूल्य से मांग में खिसकाव आता है। लेकिन केवल खुद की कीमत से अगर मांग बदल रही है तो उसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों हमने करवाया हुआ है कि एक मांग वक्र अपरिवर्तन, यानी कि इसका मतलब है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है बच्चों, मैं आपको कंसेप्चुअली समझा देता हूं, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा। देखिए, मान लीजिए किसी प्राइस 10 रुपये है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 है। इसको पॉइंट ए बोल देता हूं मैं। अगर उसी चीज़ का प्राइस 5 रुपये हो जाता है तो ये जो क्वांटिटी है ये बढ़कर 20 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 100 है, और इस केस में भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 100 है। और यहां पे अगर प्राइस 20 हो जाती है तो क्वांटिटी घट के 5 हो जाती है, यानी इस केस में भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100 है।
तो ऐसा कोई कंडीशन हो जहां पर प्राइस चेंज हो रहा हो लेकिन क्वांटिटी उसी तरीके से चेंज हो रही हो कि जो टोटल एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है गुड्स खरीदने पर वो कांस्टेंट बना रहे, तो आप इसे जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा मांग वक्र, और इसके हर पॉइंट पर ईडी जो है वो इक्वल टू 1 होगी। आप याद रखिएगा, हाइपरबोला जितने भी मांग वक्र होते हैं उन सभी पर जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होती है। तो यदि मांग वक्र आपका हाइपरबोला है तो इसमें से कौन सी बात सही रहेगी, यानी कि यदि मांग वक्र अतिपरवलय मतलब हाइपरबोला है तो वक्र प्रत्येक बिंदु के बाएं से दाएं की ओर प्रदर्शित क्या करेगा, ये प्रदर्शित करेगा कि कुल व्यय जो है वो घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है आपको मैंने बता दिया, कुल व्यय हमेशा स्थिर रहेगा और इस पर जितनी भी मांग की लोच होगी वो 1 के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखीय मांग फलन है। रेखीय मांग फलन देखिए दोनों ही हो सकते हैं, हालांकि जो ऑप्शन इसमें से सबसे सटीक बैठ रहा है वो ये वाला है, ये रेखीय मांग फलन है। तो इसको आप एक रेखीय मांग फलन के नाम से जान सकते हो, यानी कि 86 का ए पॉइंट आप बता सकते हो। अगला है आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तक जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे लोग, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मांग वक्र को लोकप्रिय बनाने का काम जो है वो मार्शल ने किया है। तो मार्शल इसका सबसे सटीक आंसर बैठेगा। केवल मार्शल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको लोकप्रिय, केवल नहीं कह सकते लेकिन लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा प्रोबेबिक मांग फलन क्या, देखिए प्रोबेबिक क्या है मैं आपको समझा देता हूं। प्रोबेबिक मांग फलन, प्रोबेबिक क्या होता है और स्थैतिक क्या होता है। डायनामिक और स्टैटिक, ये दो चीज़ों में क्या है आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं खर्च कर रहा हूं, मेरा जो खर्चा है वो 10,000 रुपये है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये मेरी आय पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली आय पर डिपेंड करता है। भाई मैं कितना खर्चा करूंगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आय पे डिपेंड करेगा। लेकिन आय कौन सी आय, अगर हम ये मान लें कि जो वर्तमान में जो खर्चा हो रहा है, वर्तमान खर्च वर्तमान आय पे डिपेंड है, या वर्तमान मांग वर्तमान आय पे डिपेंड है, या वर्तमान खर्च वर्तमान आय पर, या वर्तमान मांग वर्तमान कीमत पे डिपेंड है, यानी कि मांग आज की, कीमत भी आज की, तो उसको कहेंगे स्थैतिक मांग। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जो वर्तमान मांग है ये पिछली कीमतों पे डिपेंडेंट है, पिछली कीमतों पर, तो इसको कहेंगे हम प्रोबेबिक। यानी कि प्रोबेबिक का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, जहां पे भी प्रोबेबिक का वर्ड है उसका मतलब जो आपका करंट लेवल का कंजम्पशन है या करंट लेवल का जो खर्चा है वो किसी और पिछले सालों के किसी बेस पर डिपेंड करता है। यानी कि इस हिसाब से देखेंगे तो यहां पे जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो ये बैठेगा। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो आपका डिमांड है करंट टाइम की, ब्लैक कर लेता हूं इसको, डिमांड है, ये बता रहा है कि जो डिमांड है आपकी करंट पीरियड की, डीटी करंट पीरियड की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है। आप इतना कंजम्पशन तो करोगे ही करोगे, मानोगे नहीं खर्चा किए बगैर, प्लस ये आपका स्लोप हो गया PTA। यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हो इसको कि ये जो है पिछले टाइम पीरियड पर करंट डिमांड डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको आप कह सकते हो प्रोबेबिक मांग फलन है। यानी कि प्रोबेबिक मांग फलन क्या है आपको ये बता रखा है। देखिए डायनामिक होता तो क्या लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं ना, Q इक्वल टू A प्लस BX, ऐसे लिखते हैं हम इसको, या BP लिख देते हैं इसको। लेकिन अगर प्रोबेबिक होगा तो इसमें T-1 कर देंगे, इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसके अलावा साधारण मांग फलन में क्या सत्य है, साधारण मांग फलन का मतलब है जिस हमने आपको बताया ना कंपनसेशन डिमांड कर्व, यानी क्षतिपूरक मांग वक्र और साधारण मांग वक्र। साधारण मांग वक्र में क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो जो मांग है वो बढ़ती है, ठीक है जी। यानी कि यह आय के प्रति 0 कोटि व कीमतों के प्रति 1 कोटि का समान फलन होता है। देखिए ये ऑप्शन है, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बाद में डिटेल करूंगा, लेकिन अभी जो इसका सबसे सटीक आंसर है 89 का वो डी है, तो आप 89 का डी कर लीजिएगा। डिटेल हम आपको किसी और वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सामान्य मांग रेखा कैसी होती है। सामान्यतः मांग रेखा बाएं से दाएं गिरती हुई होती है। देखिए ये होता है बायां, आप अपने हाथ देखिए, ये मांग है,
ये कौन सा है, लेफ्ट, बायां, और ये दायां। तो बाएं से दाएं और ऊपर नहीं, बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरती हुई, ये वाला आंसर। यानी कि आपका जो सबसे सटीक आंसर है वो कौन सा होगा, दिस वन, 90 का बी होगा। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंकुचित मांग वक्र की परिकल्पना है। देखिए विंकुचित मांग वक्र जो है वो आपको मिलेगा अल्पाधिकार में। मैं आपको हालांकि बता देता हूं किंग डिमांड कर्व कैसा होता है। विंकुचित मांग वक्र ऐसा होता है, ऐसा, इस तरीके का। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ये होता है लोचदार, और ये हिस्सा होता है बेलोचदार। स्वीजी ने अपने मॉडल में ये बताने की कोशिश की कि अल्पाधिकार में मांग वक्र किंड होता है, जिसकी वजह से कीमत और उत्पादन का निर्धारण करना सही मतलब एक रेंज तो पता चल जाती है, लेकिन सही निर्धारण करना मुश्किल है। और उन्होंने अपने इस मॉडल में प्राइस रिजिडिटी के कंसेप्ट को भी डेवलप किया। इस हिसाब से देखा जाएगा तो 91 का जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा विंकुचित मांग वक्र का डेवलपमेंट किसने किया, तो आपको नाम देना है स्वीजी, यानी कि जो कि पॉल स्वीजी नाम था उनका पूरा, जो कि पॉइंट नंबर सी है। यानी कि 91 का आपको जो सबसे सटीक आंसर है वो सी है। 92 की बात करें तो उसमें पूछा है कि विंकुचित मांग वक्र मॉडल के अंदर अल्पाधिकार। अब देखिए विंकुचित मांग वक्र आ गया है आपका दोबारा से। विंकुचित मांग वक्र में एक तो ये प्रतियोगिता पर बेस्ड है, यानी कि फर्म एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है, इसलिए कपट। देखिए अब इसके लिए जरूरी है कि विंकुचित मांग वक्र आप सही से पढ़ो। विंकुचित मांग वक्र में हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। अब एक बार अल्पाधिकार में जाके विंकुचित मांग वक्र पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कपट संधि नहीं करते तो ये गलत है, कपट संधि तो नहीं करते, ठीक है जी। मैं बिल्कुल सॉरी, ये तो सही बात है ना, कपट संधि नहीं करते क्योंकि उसमें तो कंपटीशन होता है। इसके अलावा परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो प्राइस रिजिडिटी बनेगी। और प्राइस को स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये तीनों ही सही हैं, तो जो सबसे सटीक बैठेगा वो डी बैठेगा। यानी कि 92 का जो सबसे सटीक आंसर है वो इनमें से डी है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है मांगजन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। अरे ये भी मैक्रो में आप पढ़ोगे, मैक्रो के स्फीति चैप्टर में पढ़ोगे मांगजन्य स्फीति। मांगजन्य स्फीति होती है C+I+G+NX के बढ़ने से, टैक्स के कम होने से, इंटरेस्ट रेट के कम होने से, ये सारी वजह है मांगजन्य स्फीति की। और यहाँ पे लिखा है ऊंची कर की दर, ये तो गलत है। इससे तो मांगजन्य स्फीति को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इस तीनों वजह से होती है मांगजन्य स्फीति, इसकी वजह से नहीं होती है। तो इसका मतलब 93 का जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर बैठेगा आपके आंसर लिखने पर। अगला कह रहा है कि मांग फलन दिया है पी क्यू। अब देखिए ये तो मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा, ये ऐसे होगा भी नहीं आपसे। मांग फलन दिया हुआ है P इंटू क्यू इक्वल टू 60 दिया हुआ है, और P कीमत है और Q मात्रा है, जबकि P 6 दिया हुआ है। तो देखिए जब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब प्राइस इंटू क्वांटिटी 60 है और हमें दिया हुआ है P 6, तो जो Q होगा वो 10 होगा। इतना तो आपको समझ में आता ही है, क्योंकि उसको डिवाइड कर दोगे तो इसमें तो कोई मुश्किल काम है नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जो Q होगा वो है 60/P। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बात एक ही है। हमारा फार्मूला है ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय में Q। अब हमारे लिए जरूरी है कि हम इसका स्लोप निकालें। तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप डिफरेंशिएशन की रूल जानते हो, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60p की पावर -1। यानी कि इस स्थिति में ये p की पावर -1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे डेल्टा p का, तो आप ऐसे लिख सकते हो -60 p की पावर -2, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल यही है कि वो एक तरफ, एक ये जो माइनस है ये आगे की तरफ आ जाएगा, यानी कि 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से और एक पावर नीचे चली जाती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इक्वल टू 60 माइनस में 60
अपॉन पी की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको ऐसे लिख लिया, यानी कि ये हमारा एक तरीके से स्लोप पता चल गया, तो जब हमें ये स्लोप पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। तो हमारा है -60 अपॉन 6, क्योंकि पी हमें ऑलरेडी 6 दे रखा है, 6 की पावर 2, आप चाहो तो 30 सीधा 36 लिख लो, अपॉन 60 पी, सॉरी पी कितना है, पी तो 6 था ना, इंटू 6 अपॉन 10। तो 0 से 0 गया, तो जो बचेगा वो -36 अपॉन 36 बचेगा, यानी कि आंसर -1 आ गया। सॉरी, आंसर जो आएगा आपका वो क्योंकि यहाँ पे भी माइनस लगा होता है ना फार्मूले के आगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सबसे सटीक आंसर है ईडी इक्वल टू +1 आएगा, जो कि हमारा सबसे सटीक आंसर है वो सी है। ओके बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले में आगे माइनस लगता है ना, इसलिए माइनस से वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका क्या कह सकते हैं आप उसको, +1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 95 कह रहा है कि जब एक वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, यानी कि जब वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में क्या होगी। देखिए, प्रतिस्थापन वस्तु भी होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। अब मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल अगर सस्ता हो जाएगा तो जो सीएनजी है उसकी मांग में कमी आएगी, यानी कि जब एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत गिरती है तो वस्तु की मांग, यानी कि जो वस्तु है खुद की, उसकी मांग में गिरावट आती है। यानी कि 95 का अगर आप बात करोगे तो जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है, तो 95 का आपको बी आंसर बोलना है। 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंकुचित मांग वक्र के लिए सत्य नहीं है। विंकुचित मांग वक्र को बार बार हम पढ़ चुके हैं, ये सतत वक्र नहीं होता, ठीक है जी, ये सतत वक्र नहीं होता क्योंकि क्लिंड होता है ऐसा, तो ये गलत है। ये बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है या बाएं से दाएं गिरता होता है, गिरता मतलब गिरता तो है लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, ये गिर भी रहा है। इसके अलावा यह बाजार में कीमत जड़ता की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, ये कीमत जड़ता की भी व्याख्या करता है। इसके अलावा यह एकाधिकारात्मक फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है। अब देखिए, सॉरी, सतत वक्र का मतलब ये होता है, मैं गलत बोल गया आपको, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। कंटिन्यूस वक्र है, मैं एक बार इसे हटा देते हैं, ये कंटिन्यूस वक्र होता है, बिल्कुल ठीक बात है। कंटिन्यूस वक्र क्यों होता है, क्योंकि लगातार है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार आप समझ ही लीजिए। चलिए, इस तरीके का होता है एआर या मांग वक्र, और इस तरीके का होता है एमआर वक्र अल्पाधिकार में। आप डिटेल करने के लिए वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो है, ये वाला एआर, ये सतत वक्र है, लेकिन ये जो है ये टूटता है, डिसकंटिन्यू, तो ये सतत वक्र नहीं है। इसका मतलब इस स्थिति में जो विंकुचित मांग वक्र है, ये जो मांग वक्र है ये सतत वक्र होता है, ये सही बात है, दिस इज राइट। इसके अलावा ये बाएं से दाएं गिरता है, ये भी सही है, ये भी राइट है। इसके अलावा यह बाजार में कीमत जड़ता की व्याख्या करता है, ये भी सही है क्योंकि इसमें कीमत रेडी रहती है। तीनों ही पॉइंट सही हैं। यह एकाधिकारात्मक फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है। बच्चों, ये एकाधिकारात्मक फर्म के व्यवहार की व्याख्या नहीं करता, बल्कि अल्पाधिकारी फर्म की व्याख्या करता है। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये गलत है। इसका मतलब 96 का जो सबसे सटीक आंसर है वो डी बैठेगा, कोई और बैठ ही नहीं सकता। 97 कह रहा है कि मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है। देखिए, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं और मांग की लोच समान होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जाना जाएगा, यानी कि इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो ये बैठेगा। हमने आपको इसी वीडियो में आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवा दिया है। 98 कह रहा है कि मांग में परिवर्तन का क्या अर्थ है। मांग में परिवर्तन का अर्थ है कीमत के समान रहने पर मांग का बढ़ना और घटना, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। मांग में परिवर्तन जो होता है वो कीमत के समान रहने पर होता है, तो ये गलत है। किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु में परिवर्तन नहीं, ये भी हाँ, ये हो सकता है। स्थानापन्न वस्तु की परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या कमी, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु की पूरक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि, और मांग में स्थान परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन का जो सबसे सटीक है, क्योंकि ये दोनों सही है, ये तो कारण हो गए और ये इसका अर्थ हो गया।
तो मांग में स्थान परिवर्तन को मांग में परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि 98 का जो सबसे सटीक आंसर है वो डी बैठेगा। 99 की बात करें तो कीमत बदले बगैर मांग में परिवर्तन होने पर आप इसे कहोगे मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। इससे दोनों ही सही बोल रहे हैं। तो ये तो मेरे को लग रहा है टेक्निकली कुछ गलत है, क्योंकि दोनों ही होगा, क्योंकि अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है तो वो वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा ये कि कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को कौन मापता है। तो अगर मान लीजिए संवेदनशीलता की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि मांग का नियम केवल डायरेक्शन को मापता है। मांग की लोच बताती है कि कितनी संवेदनशील है, मांग कम लोचदार है, ज़्यादा लोचदार है, ईडी मोर देन 1 है, 0.8 है, 0.9 है, 2.5 है। ये संवेदनशीलता को मापने का काम करता है। तो मांग की जो लोच है वो कीमत की और मांग की संवेदनशीलता को मापता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपके 100 क्वेश्चन अभी तक पूरे करा दिए। इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे और जितने मैक्सिमम हो सके हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।